नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और लेकर आ गया हूं करंट अफेयर्स का शो। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे साथियों, जिसमें कि आपकी सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में रहने वाला है इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि आपके आने वाले सभी एग्जामों की डेट्स लगभग तय होने लग गई है। आपको अगर जानकारी हो तो IBPS RRB जो कि हम PO और कलर की बात करते हैं, उसकी वैकेंसी में अभी हाल में इंक्रीज हुई है और वैकेंसी बढ़कर लगभग 12,000 के लगभग पहुँच गई है। तो सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि एक बार अपने बैंक का अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो वैकेंसी को देखकर और इन सभी चीज़ों को जो डेट अभी हाल में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, इन फॉर्म को अप्लाई कर देना। यदि किसी प्रकार की आपको असुविधा महसूस हो रही है फॉर्म भरने में या सिलेबस की जानकारी में या कट ऑफ वगैरह के बारे में, तो एक बार हमारा पुराना वीडियो हमने डाला हुआ है श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। इसके अलावा आप हमें पर्सनल जानकारी भी ले सकते हो मैसेज या टेक्स्ट कॉल करके, किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं इस सेशन की, तो जो हमारा करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स सभी क्लासेज में सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाली सभी एग्जाम, जैसे कि हम बात करते हैं यूपीएससी लेवल, जो कि हम डेली 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का कंटेंट लेकर आते हैं RS। इसके अलावा हम रेलवे की बात करते हैं तो NTPC प्री और मेंस एग्जाम के साथ साथ जैसे लोको पायलट का एग्जाम हुआ, आने वाले जो भी रेलवे के एग्जाम है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो बैंक में बैंक के टॉपिक्स भी यही होते हैं। लगभग बैंकिंग का जो पार्ट होता है उसमें स्टैटिक जीके भी आता है, ऐसा नहीं स्टैटिक जीके और करंट नहीं आता। लास्ट से सब मंथ की करंट उसमें पूछी जाती है। और इसी के साथ आगे हम बात करें तो आपको पता है स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए आपके, पटवारी, रेलवे, जो राजस्थान पुलिस की हम बात करते हैं, इन सभी में ये पार्ट बनता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को देखे करंट अफेयर्स के डेली नोट्स बनाते जाए और साथ के साथ अपनी रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी को बनाए रखें। और साथियों आपसे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एक बार इस सेशन को दबाकर शेयर कर दो, और दबाकर शेयर करने के साथ साथ आपकी मित्र मंडली को इन्वाइट कर लो जो कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम बात करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए। मैं अब करता हूं आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे साथियों क्या, आज की मोटिवेशनल लाइन और मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल साथियों आपका है, अगर एक बार आपने ठान लिया कि आपको जीतना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या जीवन की दौड़ हो। अगर आपकी जो आप अपनी उम्मीदों को बरकरार रखे हुए हो, आपका जुनून और मेहनत आपकी रेगुलरिटी के साथ बनी हुई है, तो आपको जीतने में कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार एक ओलंपिक में दौड़ने वाला आदमी या धावी का जो भी होता है, वो अगर मन में ठान लेता है कि मुझे दौड़ना है, किसी भी हालत में मुझे पसीना बहाकर दौड़ना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी प्रकार जीवन की दौड़ में भी आप जिस भी कार्य को करना चाहते हो उसको मन और शिद्दत के साथ करो, आत्मविश्वास के साथ करो। किसी भी प्रकार का आप संकोच ना रखो और धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहो। एक ना एक दिन आपको बेहतरीन सफलता मिलने वाली है अपने क्षेत्र में। जिस भी क्षेत्र में आप जाओ उसमें इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि कोई आपको रोक ना पाए। चलते साथियों इसी मोटिवेशन कोट के साथ आपको एनर्जेटिक बनाते हुए आगे चलते और करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नीति आयोग ने किसके साथ स्पर्शा मुक्त कोविड रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता के लिए सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की शुरुआत की है, तो सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। और किसने की है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर किया है, तो नीति आयोग प्लस और कोई कंपनी या कोई फाउंडेशन, इसके साथ इसने किया है। तो ये बात होती है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, मतलब अकेले तुम अकेले हम, ये वाले जो गाना आता है एक तरह से उसी प्रकार का ये रिगार्डिंग अभी हाल में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने, किसने, नीति आयोग साथियों और पिरामल फाउंडेशन ने, प्लस पिरामल फाउंडेशन ने। ये पिरामल फाउंडेशन किसका है, तो ये एक प्रकार से यूँ समझ लो साथियों कि ये पिरामल फाउंडेशन जो है ये मुकेश अंबानी के रिश्तेदारों का ही है, एक तरह से मुकेश चाचा जी है उनके रिश्तेदारों का ही है। इन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का शुरू किया है। अब ये सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान है क्या, तो साथियों हम बात करते हैं कि पिरामल फाउंडेशन जो अंबानी के संबंधी का ही है, ये समझ लिए। इसमें क्या होगा, हम बात करते हैं
तो इनमें जो कोविड-19 से थोड़े से हल्के लक्षण वाले हैं, कौन? कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले रोगी, कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले रोगी जो है उनको होम आइसोलेशन के तहत, किसके तहत? होम आइसोलेशन का मतलब होता है घर पर ही रहकर उनको क्या किया जाएगा, किसी भी प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी सुविधा उनको जरूरत है उन सभी सुविधाओं को इसके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें कौन कौन काम कर रहा है साथियों? तो इसमें कौन कौन काम कर रहा है? नीति आयोग प्लस पीरामल फाउंडेशन। अब इसमें कितने जिलों को लिया गया है? तो इसमें जिलों को लिया गया है 112 जिलों को। ये 112 जिलों को लिया गया है। ऑल ओवर इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया के 112 जिलों को लिया गया है, जो कि 26 राज्यों में से इनको लिया गया है। और ये जो जिले हैं वो 112 जिले ऐसे जिले हैं जो कि बहुत कमजोर जिले हैं। अगर उनको ताकत मिल जाएगी तो उनको क्या होगा, एक तरह से देश का स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो 112 जिलों को इसमें लिया गया है, जो कि 26 राज्यों के जिले या निम्न स्तर के जिले हैं। क्या है? निम्न स्तर के ये जिले हैं जिनमें कोविड-19 के रोगियों के लिए जो हल्के लक्षण रखते हैं उनके घर पर जाकर जांच करेंगे। कौन करेंगे? तो इसमें शामिल होगा पीरामल फाउंडेशन और नीति आयोग। आगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें बोला गया है नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान फॉर होम केयर सपोर्ट टू एस्मोटेमेटिक कोविड पेशेंट। ये सारी बात इसमें बोली गई है। इसमें क्या होगा, तो इसमें लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, इसमें लिया गया है 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, जो कि मैंने आपको अभी हाल ही में बता गया। 112 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, जिलों को इसमें लिया गया है, जो कि 26 राज्यों से है। और इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं तो इसमें एनजीओ जो होता है, एनजीओ क्या होता है साथियों? एनजीओ के बारे में आपको पता होगा। एनजीओ जो बोलते हैं हम किसको बोलते हैं? एनजीओ जो बोलते हैं किसको बोलते हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 1000 प्लस एनजीओ काम करेंगे। क्या करेंगे? 1000 प्लस एनजीओ काम करेंगे। एनजीओ की हम बात करते हैं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक तरह से ये क्या करते हैं, जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने में सरकार की हेल्प करते हैं। तो 1000 प्लस एनजीओ के साथ इसमें काम करेंगे। साथ के साथ इसमें क्या होगा कि जो 1 लाख लोग होंगे एनजीओ के, इनके 1 लाख लोग होंगे, ये घर घर जाएंगे और घर घर जाकर हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के रोगी है उनको ये सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिस प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध चाहिए किसी भी प्रकार की होम आइसोलेशन में, चाहे उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, चाहे दवाई की जरूरत पड़े या किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े, ये नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कितने लोगों को सपोर्ट मिलेगा? तो साथियों इसमें 2 मिलियन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, 2 मिलियन परिवारों को सपोर्ट मिलेगा। 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को या 20 लाख परिवारों की हम बात करते हैं तो इनको इसमें इतना सपोर्ट मिलने वाला है। कितने जिलों में किया गया? 112 जिलों में। कितने राज्य के जिले? 26 राज्य के जिले। कौन कौन से जिले शामिल है? तो जो निम्न स्तर के जिले हैं जिनको अगर कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले रोगी है उनकी ये सेवा करेंगे, जिसमें 1000 प्लस एनजीओ की टीम काम करेगी। 2 मिलियन परिवारों को इसमें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और नीति आयोग और प्लस पीरामल फाउंडेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे अगर इसमें बात करते हैं हम तो साथियों देखिए आप, तो 26 राज्यों में प्रमुख जिलों पर यह फोकस होगा और बड़े राज्यों में ज़्यादा जिलों को शामिल किया गया है। जो ज़्यादा बड़े जिले हैं, जो ज़्यादा बड़े राज्य है हमारे देश के, उनके ज़्यादा जिलों को शामिल किया गया है। इसके तहत हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों को क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। अभियान का क्या महत्व है? तो अभियान का यहाँ पर महत्व है कि इसमें स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स व्यवस्था है, इन पे क्या होगा? दबाव कम होगा। उन पर वहाँ हॉस्पिटल्स में कोई भी रोगी होता है, जाँच कराने कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है। थोड़ी सी हल्के लक्षण आए, जाँच कराने कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है। इस कारण हॉस्पिटल में एक तरह से दबाव बनता जा रहा है। इसी दबाव को कम करने के लिए नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा ये योजना सुरक्षित हम सुरक्षित तुम इस अभियान की घोषणा की है। यहाँ पर लगभग बात करते तो लगभग 70% कोविड मामलों का प्रबंधन करने की पूरी तैयारियां इन्होंने कर ली है। ठीक है, जिनमें क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा? उनमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की वहाँ पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा। बात करते हैं तो 20 लाख लोगों को इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। नीति आयोग की हम बात करते हैं तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, कब हुई थी? 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद PM होते हैं। PM कौन है? अभी हाल ही में PM कौन है? हमारे
नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये बात ध्यान रखनी है आपको, राजीव कुमार तो क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें क्या होता है? नियुक्त होता है। किस आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने? तो योजना आयोग की जगह ली है नीति आयोग ने। किस आयोग की जगह ली है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है। ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूशन समझ में आया होगा, और ट्यूशन समझ में आया तो एक बार इस सेशन को धमाकेदार शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिए। चलते प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 2nd नंबर का, और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भैया ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक आयोजित हुई होगी देहिंग पटकाई वन्यजीव? किस वन्यजीव को? देहिंग पटकाई वन्यजीव। क्या नाम है प्यारे बच्चों? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कर दिया? राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है। और ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया? इसको 7th नंबर का नेशनल पार्क बना दिया गया है। और ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो प्यारे बच्चों ये अभ्यारण्य है असम का। अभी हाल ही असम ने जो 6th नेशनल पार्क बनाया था, कल परसों की हमने बात की थी, इसके बाद में अभी हाल ही में 7th नंबर का नेशनल पार्क बना दिया है। किसने बना दिया है? 7th प्रकार का जो नेशनल पार्क बनाया है, 7th प्रकार का वो बनाया साहित्य देहिंग पटकाई को असम सरकार ने। एक तरफ से हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अलग तरह से फीलिंग आ रही है कि नेशनल पार्क बनाते जाओ और फीलिंग लेते जाओ, है ना। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अभी हाल में जो 6th नंबर का नेशनल पार्क बना था उसका नाम जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो अभी हाल ही में देहिंग पटकाई को क्या कर दिया है? 7वां नेशनल पार्क बना दिया गया है। मतलब असम को अलग ही फीलिंग आ रही है नेशनल पार्क बनाने में। आप बताइए, बात करते हैं तो आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अगर इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला यूटी कौन सा है? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला यूटी कौन सा है? यूटी केंद्र शासित प्रदेश। और ये राज्य, और मुझे ये भी बता दीजिए कि कौन से राज्य में कोई सा भी नेशनल पार्क नहीं है? कौन से राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है? बताइए, तीनों क्वेश्चनों का आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। और 6th नंबर का जो नेशनल पार्क था वो था रायमोना। कौन सा था? रायमोना, जिसका मैंने बताया था आपको मैप के माध्यम से कि ये भूटान की सीमा में घुसा हुआ है। किसकी सीमा में घुसा हुआ है? भूटान की सीमा में ये घुसा हुआ है। और 6th नंबर का नेशनल पार्क बना है असम का रायमोना। इसके पहले कौन कौन सा था? तो काजीरंगा, डिब्रू साहिब, औरंग, और कौन सा था? एक और बता दीजिए आप। 4 नेशनल पार्क थे, 5 नेशनल पार्क थे, इसके अलावा 6ठा और 7वां ये बना दिया गया है देहिंग पटकाई। आगे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं नेशनल पार्क वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है? ये तो है मध्य प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। मुझे ये बता दीजिए कि एमपी में कितने नेशनल पार्क है? और हम बात करते हैं किसी भी राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, वो राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? वो है पंजाब। इन तीनों पॉइंट को आप छाप लो। और अभी हाल ही में जो 7th नेशनल पार्क बन गए देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये बन गए असम का। और असम अभी हाल ही में एमपी के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। 1st नंबर पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क एमपी के पास है, और बाद में किसके पास है? असम के पास है। यूटी की बात करते हैं, यूटी जो यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो इसमें कौन है? अंडमान निकोबार है। इन सभी को आप आराम से छाप लो। और 6th नंबर का जो नेशनल पार्क था वो कौन है साथियों? तो वो था रायमोना। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये नेशनल पार्क जो होते हैं, इन नेशनल पार्क को बनाया क्यों जाता है? बताइए आप, क्यों बनाया गया? और ये छाप लिया। तो देखो आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में देहिंग पटकाई को बनाया गया है। और जो देहिंग पटकाई था साथियों, ये देहिंग पटकाई पहले है ना कोयले की इल्लीगल यहाँ पर क्या होती थी? माइनिंग होती थी। क्या होती थी? कोयले की इल्लीगल माइनिंग होती थी। देहिंग पटकाई में कोयले की इल्लीगल क्या होती थी? माइनिंग होती थी। और इल्लीगल माइनिंग के चलते हुए
पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए और असम में वन्य जीव को बचाने के लिए क्या किया गया, नेशनल पार्क देंग पटकाई को, जो देंग पटकाई था वो वन्य जीव अभयारण्य था, उसको अभी हाल ही में राज्य सरकार, असम की राज्य सरकार के द्वारा नेशनल पार्क बना दिया गया है। और अब इसमें क्या होगा, इलीगल कोयले की माइनिंग नहीं होगी। पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको मैं ले चलता हूँ देंग पटकाई में, तो देखिए आप आगे चलते हैं। देंग पटकाई असम 7th नेशनल पार्क बन चुका है। इसमें वन्य जीव अभयारण्य था ये पहले, और मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड हैव 9 नेशनल पार्क इच। तो ये बताया गया है। इसमें हमने बात कर ली, हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट में कौन है, मध्य प्रदेश है। असम इज द सेकंड हाईएस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री। तो क्या अब कितना बन गए, 7 बन गए। कितने बन गए, 7 बन गए। अगर हम बात करते हैं तो इस जो अब देंग पटकाई की बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की, तो इसमें कौन कौन से वन्य जीव पाते जाते थे, गिब्बन, एलिफेंट, मंकी, लिफोर्ड, क्लाउडेड टाइगर, ये सारे यहाँ पर क्या पाए जाते थे, गोल्डन कैट, ये सारे यहाँ पर क्या पाए जाते थे, वन्य जीव पाए जाते थे। इन्हीं की सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया, 6th नेशनल पार्क के बाद में 7th नेशनल पार्क बना दिया देंग पटकाई को। जो असम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं पर हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है, CM है। आगे चलते हैं तो ये देखो आप, ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है। ये है देंग पटकाई। देंग पटकाई की हम बात करते तो ये देखिए आप, ये रहा यहाँ पर देंग पटकाई, ये यहाँ पर है साथियों देंग पटकाई। हमने बात की थी किसकी यहाँ पर, तो हमने बात की थी भूटान में कौन सा गुस्सा होता है, रायमोना नेशनल पार्क था। और ये देंग पटकाई यहाँ पर है, आपको दिख रहा हुआ अरुणाचल प्रदेश के पास में, जो असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में क्या बना दिया, ये बना दिया इसको नेशनल पार्क 7th नंबर का। बात करते हैं असम की, तो असम का आपको दिख रहा होगा, ये देखो असम, यहाँ पर है असम, ये रहा असम, ठीक है। ये यहाँ पर भूटान है और इधर से यहाँ पर है देंग पटकाई नेशनल पार्क। असम की हम बात करते हैं, इसी में तो असम के बारे में मैं बता दूंगा। असम की राजधानी है साथियों दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। आगे बात करते हैं लोकसभा सीट, एक सेकेंड, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126। कितनी है, लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा सीट 126। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो डिब्रू साहिबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना और अब क्या बन गया, देंग पटकाई, ये बन गया 7th नेशनल पार्क। ये पहले था 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7वें नंबर पे देंग पटकाई बन गया। आपको ये सारे तथ्यात्मक जानकारी स्टैटिक जीके के पार्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है और आपको प्यार से आसानी से नोट करते हुए जाना है और नोट करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत बनाए जाना है। ऐसा नहीं कि आप संघर्ष में अकेले हो, आपके संघर्ष में मैं साथ दे रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ बने हुए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेशन पसंद आ रहा है उसमें आप बस नोट करते जाओ और तैयारी को मजबूत बनाते जाओ। जैसा कि आप वीकली करंट अफेयर्स में देखते आ रहे हो, अपने आप को परखते आ रहे हो, जांचते आ रहे हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत बनने दो, उसकी PDF लो और PDF लेने के बाद आप उनको खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। गुरुजी बताएं तो गुरुजी बताने के अलावा आप खुद से भी सोल्व करो। अगर आप उनको 1 या 2 बार लगा लेते हो ना तो वो आपको अंगुलियों में याद हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ आती है किसी भी प्रकार की तो आप हमें कांटेक्ट करो, आपको बताने के लिए हम ऑलरेडी तैयार रहते हैं, ठीक है। आगे चलते और बात करते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत रत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक असम के बारे में ये क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। असम में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर, किस पे, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर, पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अभी हाल ही में किस राज्य ने, कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो जिस प्रकार भारत रत्न होता है उसी प्रकार असम रत्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। इसको हटाओ, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, एक सेकेंड। देखो इसमें क्या होता है, जैसे भारत रत्न होता है, फिर क्या होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है। कौन सा होता है, पद्म विभूषण, जो भारत के जो नागरिकों को दिए जाने वाले बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है उनको बोला जाता है भारत रत्न। पहले नंबर पे आता है, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण, क्या नाम आता है, पद्म भूषण, और आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर पर तो पद्मश्री। क्या आता है,
पद्मश्री, जो भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले, भारत के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। इसी प्रकार असम राज्य सरकार ने, अब असम राज्य सरकार ने इसी की तर्ज पर क्या घोषित कर दिया, असोम रत्न। क्या कर दिया साथियों, असोम रत्न। असोम रत्न। बात करते हैं पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण को हटाकर क्या कर दिया, असोम विभूषण, असोम विभूषण कर दिया। आगे बात करते हैं तो पद्म भूषण की जगह बात करते हैं, तो पद्म भूषण की जगह क्या कर दिया इन्होंने, पद्म भूषण की जगह क्या कर दिया, असोम भूषण कर दिया। क्या कर दिया, असोम भूषण कर दिया, असोम भूषण कर दिया। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो पद्मश्री की जगह असम श्री कर दिया, असोम श्री कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे भारत रत्न है ऐसे असोम रत्न हो गया। जिस प्रकार पद्म विभूषण है, एक मिनट साथियों, जिस प्रकार पद्म विभूषण है उसी प्रकार असम विभूषण हो गया, जिस प्रकार पद्म भूषण है उसी प्रकार असम भूषण हो गया, और जिस प्रकार पद्मश्री है उसी प्रकार असम श्री हो गया। अब बात करते हैं इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, तो अब असोम रत्न में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए। इसमें कितने दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें कितने दिए जाएंगे, असोम भूषण में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और असम श्री में कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने अपने राज्य के निवासियों के लिए ये सारी सुविधा, इस प्रकार के नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। मतलब एक तरह से असम जो सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो एक तरह से फीलिंग में है और मौज करने की तर्ज पर लगे हुए हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसके आधार पर असम सरकार ने असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री लॉन्च कर दिया है। जिसकी जो पुरस्कार राशि की हम बात करते हैं तो 5 लाख है भारत रत्न में, असम रत्न में, असम विभूषण में 3 लाख है, असम भूषण में 2 लाख है और असम श्री में 1 लाख है। अगर हम बात करते हैं इन सभी की, तो इनकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है। एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एनटीपीसी में क्या पूछा गया था। एनटीपीसी में पूछा गया था पद्म विभूषण की शुरुआत कब हुई, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। इन सभी की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1954 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगी। अगर हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो पहली बार जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दो कि भारत रत्न पहली बार कब मिला था। और भारत रत्न दिया गया था 1954 में। कब दिया गया था, 1954 में। किनको दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। दिखाई दे रहा होगा आपको, सीवी रमन का रामगोपालाचारी को दिया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो किनको दिया गया था, राधा कृष्ण जी को दिया गया था। राधा कृष्ण जी को दिया गया था। 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, सीवी रमन को, रामगोपालाचारी को और राधा कृष्ण जी को। ये सारी चीजें आपको तथ्यात्मक जानकारी रखनी है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 हुई थी। इसी के तर्ज में असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री स्टार्ट किया है हेमंत बिस्वा शर्मा और जगदीश मुखी में आके क्या है, राज्यपाल है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, इसी में बात करता हूँ। इसमें मैं बताता हूँ आपको, तो असम टू रिप्लेस द भारत रत्न पद्म अवार्ड है ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये असम के रत्न है, असम के जो पुरस्कार है इनके बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इनमें जो सहायता राशि की बात करते हैं तो 5 लाख असम रत्न में, 3 लाख विभूषण में, 2 लाख भूषण में और 1 लाख क्या होता है, श्री अवार्ड में दिया जाएगा। इसके अलावा इन लोगों को सुविधा दी जाएगी। किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी गुरुजी, तो इनको सुविधा दी जाएगी जिस प्रकार दिल्ली में क्या है, असम भवन है, असम राज्य का भवन है। जो भी ये असम रत्न प्राप्त करने वाले होंगे, ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले होंगे, उनके रहने की वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, दिल्ली पर की जाएगी। कोई भी मान लो आ रहा है जा रहा है तो उनको स्टे करने के लिए वहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ के साथ में जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग होंगे, इनको अपने राज्य में क्या होगी, जो मेडिकल सुविधा होगी वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी सुविधा क्या दी जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। जिसमें कि हम बात करते हैं तो सच एज ए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट
क्रिटिकल इलनेस में फ्री ट्रेवल ऑन, जो असम राज्य सरकार की जो बसेस वगैरह है उनमें उनको फ्री ट्रेवल मिलेगा। साथ के साथ में फ्री स्टे एट असम भवन जो कि दिल्ली में, इनमें ये फ्री में रुक सकते हैं, इनको ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तर्ज पर हमने ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, है ना। इसके अलावा हमने बात करते हैं तो सरकार के द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं अलग से, एक सेकेंड यार। इसके अलावा राज्य सरकार ने खेल पेंशन अर्जुन बोगेश्वर बरुआ के नाम पर उनके जन्मदिन 3 सितंबर पर की जाएगी, जब कलाकार पुरस्कार हर साल 17 जनवरी को दिया जाएगा। तो पुरस्कारों की जो घोषणा कर दी इन्होंने, वो बात बोली कि 7 दिन पहले इनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो प्रस्तुति जो समारोह होगा उसकी बात में। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तो उन क्वेश्चन के आप जवाब देने के लिए तैयार हो। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताओ 2021 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? 2021 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था बताइए। साथियों दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए इसी में। तो पहला तो हो गया आपको भारत रत्न, मैंने बता दिया सीवी रमन, रामगोपालाचारी, राधा किशन जी को। अभी हाल ही में 2021 में किसको दिया गया था पद्म विभूषण, और 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला था? तो ये 2021 में जो विदेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनका कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के प्रधानमंत्री थे, और इनको दिया गया था पद्म विभूषण। और 2021 में 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। कितने लोगों को? 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। यह आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो याद रखनी है। और असम की हम बात करते हैं तो एक बहुत टैलेंटेड उभर के आ रहा है ऐसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का ये राज्य, जो कि बहुत आगे निकलता जा रहा है। और नेशनल पार्क इन्होंने बढ़ा दिए, साथ के साथ में इन्होंने असम रत्न भी देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपको असम की सारी डिटेल्स आपको बता दी। लोकसभा की सीट 14, 7 राज्यसभा की, और आपने 126 किसकी बात कही थी? विधानसभा की बात की थी। साथ के साथ यहाँ की नेशनल पार्क की हमने बात कर ली, यहाँ के राज्यपाल की बात कर ली, राजधानी की बात कर ली। आगे चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड क्यूरियोसिटी में, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का शीर्ष विद्यालय बना है? तो क्यूएस जो वर्ल्ड जो सिटी की यूनिवर्सिटी है, ये क्या नाम निकालती है? रैंकिंग निकालती है, भारतीय संस्थान दुनिया की रैंकिंग निकालती है विश्वविद्यालयों की। जिसमें हम बात करते हैं क्यूएस की, तो क्वा केरेली साइमंड इसका नाम है। क्वा केरेली साइमंड्स। और क्वा केरेली साइमंड्स की हम बात करते हैं तो इन्हें अभी हाल ही में दुनिया भर की क्या निकाली है? दुनिया भर की रैंकिंग निकाली है विश्वविद्यालयों की। क्या निकाली है? विश्वविद्यालयों की इन्होंने रैंकिंग निकाली है। जिसमें भारत की बात करते हैं तो जो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर, इस इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर को, और इसके अलावा IIT रोपड़ को, और इसमें बात करते हैं IIT इंदौर को। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है टॉप 100 में। IIT इंदौर को इनको टॉप 100 में शामिल किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और हम इसकी बात करते हैं रैंकिंग की, तो IISc बेंगलोर को 37 कितनी रैंक प्राप्त हुई है? 37वीं रैंक प्राप्त हुई है। इसमें 55वीं रैंक प्राप्त हुई है IIT रोपड़ को, और IIT इंदौर को 33 रैंक प्राप्त हुई है, 78 रैंक प्राप्त हुई है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की हम बात करते हैं तो IIT बेंगलोर, IIT रोपड़, IISc बेंगलोर और IIT इंदौर, ये तीनों शामिल है। मतलब इसका आंसर हो गया जय माता दी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जय माता दी इसका आंसर हो गया। और इसमें आपको मैं बताऊं तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस की बेंगलोर की बात करते हैं, जिसकी रैंक आई है 37, IIT रोपड़ की रैंक आई है 55, और IIT इंदौर की रैंक आई है 78। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में अभी हाल तक आ रही होगी। और क्यूएस का मतलब क्वारी केरेली साइमंड्स की मैंने आपको बता दी। क्वारी केरेली जो साइमंड की हमने बात करती है, तो जिसमें बात की है अपन ने, इसकी क्या ही है, ये निकालता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, ये जो अब वर्ल्ड के जो यूनिवर्सिटी है उनकी ये रैंक निकालता है। अगर हम इसमें बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट रैंक किसकी आई है? अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले मैंने आपको नैनो ट्यूब बताई थी। नैनो ट्यूब के बारे में मैंने आपको समझाया था, जो कार्बन नैनो ट्यूब से लाइट बनाई जा रही थी, ये किसके द्वारा बनाई जा रही थी? MIT के द्वारा। जो MIT है, ये MIT खान की यूनिवर्सिटी है, तो MIT अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और इसी को अभी हाल ही में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है, फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है अमेरिका को। किसमें?
क्यूएस वर्ल्ड की जो बात करते हैं विश्वविद्यालय की, ऊंची रैंक में MIT जो कि कहाँ की कंपनी, कहाँ के विश्वविद्यालय है, ये अमेरिका का विश्वविद्यालय और इसको पहली रैंक प्राप्त हुई है। मैं बताता हूँ आपको, देखो आगे चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत के तीनों संस्थान टॉप 100 में आए हैं। आगे बात करते हैं इसमें, तो देखो UH रिटेन्स हाई रैंक इन QS ग्लोबल रैंकिंग 2022, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो देखो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये किसकी बात है, ये देखो चलते हैं आगे। इसमें देखो ये पहले का निकाल दिया, ये देखो एक सेकेंड कहाँ गई यार, ये MIT की बात करते हैं, जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टॉप 10 की जो बात करते हैं, ये क्या आई है, फर्स्ट रैंक आई है इसकी। अगर हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये सेकंड नंबर पे आई है। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं तो नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर है, आप देखो होटल की तरह ये यूनिवर्सिटी है, ये आई है। भारत की हम बात करते हैं तो ये भारत की जो है बात करते हैं, इसमें भारत के द्वारा ये दिया हुआ है, जिसमें हम रैंकिंग की बात करते हैं, ये भारत की यूनिवर्सिटीज़ है ना। जो अब वर्ल्ड की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में कौन आया है, तो वर्ल्ड में मेरे प्यारे बच्चों MIT आई है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आई है, और तीसरी की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज आई है। ये टॉप 3 में ये शामिल है, दोनों की रैंक शामिल है। लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, PDF के द्वारा आपको लोकेशन उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो देखो आप इनको किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है, तो इनके जो बात करते हैं 6 इंडिकेटर्स होते हैं डिटरमाइन करने के कि हाउ टू एक सेकेंड हाउ टू अप्लाई देयर एक सेकेंड हाउ टू अप्लाई देयर, इनकी रैंकिंग को कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो एकेडमिक जो रेपुटेशन है, एकेडमिक रेपुटेशन की इन्होंने परसेंटेज निकाली है 40%। एकेडमिक रेपुटेशन की वैल्यू 40% है। एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन की बात करते हैं, नौकरी देने के लिए 10% यूनिवर्सिटी की क्या होनी चाहिए, मान लो अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटी है एक तरह से नाम हो जाता है। ऐसा बात नहीं है, भारत की यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं करते। आपने JNU का नाम सुना होगा, इनकी IIT वगैरह का नाम सुना होगा, कितने प्लेसमेंट यहाँ से होते हैं। लेकिन बात करते हैं तो इसमें कितनी होनी चाहिए, 10% की इसमें होनी चाहिए। 40 + 10 50%। जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो होता है वो 20% का रेशियो होना चाहिए। अगर बात करते हैं सीटेंस पर फैकल्टी, जो यहाँ की क्या होती है, एक तरह से प्लेसमेंट वैल्यू होती है, वो प्लेसमेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए साथियों, प्लेसमेंट जो परसेंटेज की बात करते हैं तो 20% इसमें प्लेसमेंट वैल्यू होनी चाहिए। प्रोपोर्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 5% और द प्रोपोर्शनल ऑफ द इंटरनेशनल फैकल्टी 5% इंटरनेशनल फैकल्टी होनी चाहिए। इन सभी के तर्ज पे ये रैंकिंग निकाली जाती है और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में अभी हाल में MIT फर्स्ट रैंक पर आई है। आपको केवल तथ्यात्मक जानकारी रखनी है कि भारत के टॉप 100 में से 3 यूनिवर्सिटी आई है, जिसकी हमने बात कर ली है। कौन कौन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर, साथ के साथ IIT रोपड़ और IIT इंदौर, ये सारे इनको टॉप 100 में शामिल किया गया है जो भारत की है। ये सारी इसमें दी हुई है QS वर्ल्ड रैंकिंग में कि किसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। और ये 8 जो उनको 6 कारकों के आधार पर दी गई है, इन कारकों के आधार पर क्या होता है, इनकी रैंकिंग डिसाइड होती है ना। ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो कि रहने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समूह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह क्या करेगा, ये एक तरह से क्या होता है, समुद्र में जो भी मामले होते हैं, समुद्र के मामलों को सुलझाने के लिए, इन सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह जो स्थापित कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात में कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात में कर रहे हैं। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में कर रहे हैं। एक तरह से गांधीनगर के पास है और अहमदाबाद गांधीनगर क्या है, पास में। तो अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह की क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिस प्रकार अभी हाल में गोवा में नीति आयोग की तर्ज पर क्या किया था, गोवा में नीति आयोग की तर्ज पर क्या बनाया गया था, गिफ्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गिफ्ट। गोवा इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का फाउंडेशन, एक तरह से वहाँ का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर गुजरात गांधीनगर अहमदाबाद में क्या किया जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह के लिए एक तरह से गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। यह भी गिफ्ट की तरह ही होगा साथियों, लेकिन ये गिफ्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह को लेकर, और वो वाला गिफ्ट था गोवा का डेवलपमेंट को लेकर जो नीति आयोग की तर्ज पर बना हुआ था।
ये क्या करेगा, इंटरनेशनल जो मार्केट की तर्ज पर क्या बनाया गया है जिप्ट में, और जिप्ट में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो विकास वो होगा वो अहमदाबाद में किया जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा, समुद्री मामलों को निपटाना इसका उद्देश्य होगा। देख लो आप क्या होगा इसका, समुद्री मामलों को निपटाने पर, समुद्री मामलों को निपटाने में इसका क्या होगा, निपटाने में, एक सेकेंड, निपटाने में इसका क्या होगा, सहयोग होगा, सहयोग होगा। और कहाँ ये स्थापित किया जा रहा है, तो ये प्यारे बच्चों ये किया जा रहा है कहाँ पर, मुंबई जो हैदराबाद में, सॉरी यार, ये किया जा रहा है साथियों अहमदाबाद में, गांधीनगर गुजरात के पास में ये स्थापित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समूह, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार दबा कर शेयर कर दिया जाए। और आपको पता है साथियों कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसे अटपटे से दिखाई देते होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों की वैल्यू जब पता लगती है जब एग्जाम में आता है। और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो अपन थोड़ा इनको क्या करने लग जाएंगे, सोल्व करने लग जाएंगे। तब मजा आएगा कि यार क्वेश्चन तो थे अटपटे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अटपटा आता है, जो टेढ़ा होता है ना वही क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन तो आराम से निकाल दिया जाता है कि बच्चों को आता होगा। एग्जामिनर बहुत ही मतलब तरीके से सोचता है, और एग्जामिनर सोचने का जो तरीका आप समझ गए तो यूँ मान को आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो गया, और आप जॉब लग के कुर्सी में बैठ गए, और कुर्सी में बैठ कर आपके सपने साकार हो गए, मम्मी पापा के सपने साकार हो गए, आप गाड़ी लिया होगे, मस्त शादी होगी जिसकी नहीं हुई होगी, और जिनकी हो गई बेचारे वो तो कोई बात नहीं, अच्छे से रहना, आप भी गाड़ी ले आओगे, और उसके बाद अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर दोगे, कुल्लू मनाली आप घूमने जाओगे, और आराम से अपना क्या करोगे, इंजॉय करोगे। पता है आपको ये सारी चीज़ें आपकी नौकरी लगने के बाद आपको इतना इंजॉय मिलेगा, जिस तरह असम सरकार को एक तरह से फीलिंग आ रही है ना फर्स्ट टाइम में, उसी प्रकार आपको भी एक तरह से प्यारी प्यारी फीलिंग आएगी कुल्लू मनाली में घूमने की, गोवा में घूमने की, गिफ्ट को देखने की, इनमें सब चीज़ों में आप घूम सकते हो। बस एक प्यारा सा पद और नौकरी ले लो, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है ना। तो एक बार आप क्या करो, तैयारी कर लो जमकर, और तैयारी करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि एक तरह से कंजूसी दिखाने लग जाओ, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, भंडारा करना है, और भंडारे में हमें भी बुलाना है, भूलना मत कोई भी, जो भी नौकरी लगे सया लगना। आगे हम बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या होगी, सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है, जो कि एक तरह से गिफ्ट सिटी की तरह से इसको परिसंचालन किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर कम अप टू गिफ्ट सिटी, और इसका नाम है अहमदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द नोट कर लीजिए, शब्द नोट कर लिए जाए मेरे प्यारे बच्चों। और शब्द नोट क्या नोट कर लिए जाए, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर टू कम अप एट गिफ्ट सिटी दैट इज अहमदाबाद सिटी। और ये क्या करेंगे, समुद्री मामलों का निपटारा करेंगे, इनको नस्ते नाबूद करेंगे। जिसकी हम बात करते हैं, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने ये किया है, और गिफ्ट था द्वितीय की तर्ज पर, और ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा नहीं कि अटपटा क्वेश्चन है तो छोड़ दिया जाए। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं साथियों, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, मैं पूरा डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आप इनको तभी समझ पाओगे जब आप पीडीएफ लोगे, और पीडीएफ लेकर इसको समझने की कोशिश करोगे, और समझने के साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। यार सब में बताओ, हज़ारों बुक्स आपके सामने पड़ी होगी, हज़ारों बुक्स आपने देखी होगी, मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन वो मज़ा नहीं है सीखने में और समझने में, जो अपने हाथों से, जिस प्रकार हम हाथों से बना हुआ खाना खाते हैं ना, उसी प्रकार आपको, इसी प्रकार आपको हाथों से बना हुआ अपने नोट्सों का मजा लेना है और पढ़ते जाना है। अगर साथियों मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार थम्स अप करके, लाइक करके, कमेंट करके बता दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। चलो भैया कहते हैं इस क्वेश्चन का स्टार्ट इसका करते हैं नस्ते नाबूद। भारत के चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं, किसने कार्यभार संभाला है, तो अनूप चंद्र पांडे जी ने यह कार्यभार संभाल लिया है। तो हम बात करें किसके, भारत के चुनाव आयुक्त की, कौन बन गए, अनूप चंद्र पांडे। कौन बन गए प्यारे बच्चों, अनूप चंद्र पांडे बन गए भारत के चुनाव आयुक्त। अब हम बात करते हैं भारत के चुनाव आयुक्त, ये बन गए। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश हुई थी, तो दिनेश कुमार समिति की बात करते हैं अपन। इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, 1993 में इसकी सिफारिश की गई थी। किसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी, चुनाव आयुक्त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चुनाव आयुक्त की जो बात कर रहे हैं हम, ये इसकी सिफारिश पर ये किया गया था। और हम बात करते हैं इसी में
तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन जिसकी स्थापना कब हुई थी? नहीं यार, ये तो सॉरी चुनाव आयोग की जो हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। एक सेकेंड, इसको हटाना, एक सेकेंड। इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, है ना। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसकी हम बात करते हैं। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है अनूप चंद्र पांडे जी क्या बन गए? भारत के चुनाव आयुक्त बन चुके। मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं, कौन है? सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और हम बात करते हैं दो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। एक की हम बात करते हैं राजीव कुमार है, एक कौन है? अनूप कुमार पांडे, जो कि हाल में बन गए हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी, तो संविधान था संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन था साथियों, जिसमें क्या हुआ था कि जो चुनाव की जो उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी। और मेरे प्यारे बच्चों, 18 साल के जो भी हो वो चुनाव में वोट देने जरूर जाया करो। तो 61वें संविधान संशोधन की तर्ज पर 21 वर्ष से घटाकर 18 साल की उम्र कर दी थी। किसने? तो ये बात की थी अब चुनाव आयोग की जो संविधान में लिखा हुआ है वो कौन सा आर्टिकल है? 324वां आर्टिकल है। 324वां आर्टिकल है और 15वां भाग है। कौन सा है? 15वें भाग में 324 आर्टिकल की हम बात करते हैं तो ये चुनाव आयोग आता है, जिसमें 61वें संविधान संशोधन की 21 वर्ष की घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन। बात करते हैं चुनाव आयोग की। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। सुशील चंद्रा कहते हैं यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और दूसरे कौन है? राजीव कुमार। और कौन है? अनूप कुमार पांडे। कौन है? अनूप कुमार पांडे। ये अभी हाल ही में बने हैं। और हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसी में, तो जो 23वें जो इसके 23वें कौन थे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे? वो कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? 23 सुनील अरोड़ा जी, जिनका नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, सुनील अरोड़ा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और नोट करते हुए जाना है। और नोट करते हुए जाकर आप क्या करना है? इनको नोट कर लेना है। आगे चलते और बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये मैं देख लो आप, अनूप चंद्र पांडे को चुनाव नियुक्त किया गया है और केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव नियुक्त करके उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के सेनावृत्ति IAS अधिकारी है और लगभग 3 वर्षों तक ये क्या करेंगे? कार्य करेंगे फरवरी 2024 तक। ये पहले यूपी में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे इनके कैबिनेट सचिव हुआ करते थे, है ना, अनूप कुमार पांडे जी। ये रिटायर्ड IAS अनूप चंद्र पांडे, फॉर्मर यूपी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? ये कौन है भैया? सुनील अरोड़ा जी। ये कौन है? सुशील चंद्र। ये कौन है? राजीव कुमार जी, है ना। आगे चलते हैं तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। यहाँ पर सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, राजीव कुमार जी इनके बारे में दिया हुआ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं इसी की बात करेंगे तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, या तो 6 साल इनका कार्यकाल होता है, या फिर कितना होता है साथियों? कितने साल तक? 65 साल तक इनकी उम्र होनी चाहिए। या तो 6 साल या 65 साल ये उम्र होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चुनाव आयुक्त के अंदर आते हैं। और ये किसको? CAC की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 साल के निश्चित कार्यकाल या 65 साल की उम्र तक किया जाता है। और उनके पास वही दर्जा, वेतन और भत्ते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास उपलब्ध होते हैं। आपको ये ट्यूशन देखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई UPSC की तैयारी कर रहा है तो इस ट्यूशन को पढ़ना, PDF में लेना और PDF में लेकर आप इस ट्यूशन को देने का आंसर देने की कोशिश करना। एक ट्यूशन आपके लिए लाया जाता है जिसमें ट्यूशन में क्या दिया जाता है कि जो संविधान का इलेक्शन कमीशन है उसी के आधार पर ट्यूशन बनाया गया है। आपको एक बार ये ट्यूशन देखना है, पढ़ना है, समझ में लाना है और उसके बाद देना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट और नॉट। जो आंसर करेक्ट है उसको आपको बताना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत में एनीमिया
मुक्त भारत में अभी हाल ही में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो एनीमिया मुक्त भारत की हम बात करते हैं। पहले तो एनीमिया मुक्त भारत की बात कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो एनीमिया मुक्त भारत जो है वो किसकी तर्ज पर एनीमिया मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? तो आपने पोषण मिशन सुना, पोषण मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। कब हुई थी? पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 2018 में। और 2018 में कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है। तो 2018 में 8 मार्च को हुई थी। 8 मार्च 2018 को पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी। उसी के तर्ज पर इसका उद्देश्य था कि एनीमिया मुक्त भारत बनाया, एनीमिया मुक्त भारत बनाना, एनीमिया मुक्त भारत बनाना। और ये बोला गया था, है ना। अगर हम बात करते हैं इसी में, अगर इसमें मैं बात करूँ आपको, तो आपको पता है कि अभी हाल ही में इसमें टॉप स्थान पर कौन आया है? तो इसमें टॉप स्थान में आया है मध्य प्रदेश, फिर आया है उड़ीसा। कौन आया है पहले स्थान पर? मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, जो कि टॉप आया है एनीमिया मुक्त भारत में। अगर बात करते हैं दूसरे में उड़ीसा की हम बात करेंगे। तीसरा आया है मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पे आया है हरियाणा। पिछली बार की हम बात करते तो हरियाणा टॉप में था, पिछली बार हरियाणा टॉप में था, और इस बार हरियाणा क्या है? चौथे नंबर पे चला गया। इनके रैंकिंग की हम बात करते हैं कि 100 में से इनको कितनी रैंक प्राप्त हुई है। तो पोषण मिशन 2018 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था। इसी के उद्देश्य था एनीमिया मुक्त भारत बनाना। इसी की तर्ज पर अभी हाल ही में 2020-21 में जो भारत सूचकांक है एनीमिया मुक्त भारत का, इसमें टॉप स्टार में मध्य प्रदेश रहा है, फिर उड़ीसा रहा है, फिर हिमाचल प्रदेश रहा है, फिर हरियाणा रहा है, और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा है। 5वें नंबर पर कौन रहा है? तो 5वें नंबर में प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश रहा है। ये सारे तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। एनीमिया मुक्त भारत में टॉप में एमपी रहा है। एमपी की हम डेली बात करते हैं, तो एमपी के बारे में हम बता चलते हैं आपको। एमपी ने अभी हाल ही में क्या क्या कार्यक्रम किया था? तो एमपी का आपको कुनो नेशनल पार्क पता होगा, कुनो नेशनल पार्क पता होगा, जहाँ से अफ्रीका से, कहाँ से? अफ्रीका से नवंबर में क्या ला रहे हैं? नवंबर में 10 चीता लेकर आए हैं, 10 चीता लेकर आए हैं, जिसमें 5 + 5 10 में 5 चीता और 5 चीताएँ होंगी। और कुनो नेशनल पार्क में ये लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? 11 नेशनल पार्क है, ये आपको पता है। अगर हम इसी की तर्ज पर बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में, तो मध्य प्रदेश टॉप रहा है। आप मुझे ये बता दो कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में अभी हाल में अपन ने बनाया था ना, वैश्विक की भूखमरी सूचकांक में, वैश्विक की भूखमरी सूचकांक की हम बात करते हैं, तो इसमें कौन, भारत की रैंक कितनी है? कितनी रैंक है? 107 में से। आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। इसके अलावा मैं आपसे पूछ लूँ, कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य क्या था? कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य क्या था? बताइए साथियों। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था साथियों 2022 तक। कितना था? 2022 तक। और इसमें कितनी रैंक प्राप्त हुई है? इंडिया को 94 रैंक प्राप्त हुई है 107 में से। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक आई है 94, और बात करते हैं कितने में से आई है? तो 107 में से आई है। और कुपोषण मुक्त भारत की जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 रखा गया है। अफ्रीका में जो अभी अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क में क्या मंगवाए जा रहे हैं? तो 10 चीता मंगवाए जा रहे हैं, चीताओं की कमी को देखते हुए। ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये एमपी में। अभी हाल ही में जो 7 नेशनल पार्क कहाँ बनाए गए हैं? असम में बनाए गए हैं। ठीक है। दिव्यांग पटका जो अभी हाल में नया नेशनल पार्क बना है, इसके पहले 6 नंबर का था रायमोना नेशनल पार्क। क्या था? रायमोना नेशनल पार्क ये था ना। आगे चलकर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए आप, इसकी रैंकिंग में बता देता हूँ। पहले आप रैंकिंग देख लो, एक सेकेंड। एनीमिया मुक्त भारत, एक सेकेंड साथियों। इसमें देखो आप रैंक के स्थान पे देखो आप, इसमें रैंक की बात बताते हैं तो मध्य प्रदेश 64.1, कितना? एक सेकेंड। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो 64.1 के साथ फर्स्ट नंबर पे है। उड़ीसा की हम बात करते हैं तो ये कितने पे? 59.3 के साथ सेकंड नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत में तो 57.1 के साथ थर्ड नंबर पे है। हरियाणा की हम बात करते हैं जो कि संजीवनी लॉन्च करने वाला, याद है मनोहर लाल खट्टर जी, 55.9 इसका आंसर है। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, तो ये 54 है। ये सारे रैंकिंग इसमें दिए गए हैं जिसमें एमपी क्या है? टॉप कर गया है। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें देखिए आप, इसमें हम बात करते हैं तो कौन कौन शामिल है, किस प्रकार से ये दिया जाएगा।
तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, 59% ऑफ चाइल्ड एंड फीवर देन 5 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं 54% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स एंड 53% ऑफ नॉन प्रेग्नेंट नॉन लैक्टिंग वुमेन इन इंडिया आर अनेमिक, जो इसमें बात की गई है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि हम बात करते हैं किसकी रैंक जो बात करते हैं 2018-19 में कितनी थी, 18 रैंक थी। वो हिमाचल प्रदेश अभी हाल में टॉप 3 में आ गया। ये बहुत गजब बात हो गई कि जो हिमाचल प्रदेश की जो 18वीं रैंक थी किसमें, एनीमिया मुक्त भारत में, वो अभी हाल में किस नंबर पे आ गया, 3rd नंबर पे आ गया, देख लो आप। और जो हरियाणा की हम बात करते थे जो फर्स्ट रैंक पर था वो 4th नंबर पर चला गया। कौन, हरियाणा जो फर्स्ट नंबर पे था वो फर्स्ट से कहाँ चला गया, 4th पे चला गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल प्रदेश ने इतनी प्रगति की है एनीमिया मुक्त भारत बनाने में, एनीमिया मुक्त स्टेट बनाने में। आगे चलते हैं बात करते हैं इसी में। तो देखो आप, ये सारी बात होगी। एनीमिया क्या होता है, एक तरह से रक्त अल्पता जो होती है ना, रक्त अल्पता, खून की कमी, इन सभी चीज़ों को एनीमिया बोला जाता है। आपको पता होता है हीमोग्लोबिन के कारण सारी चीज़ें होती है, एनीमिया रोग होता है ना। तो हमने बात कर ली मध्य प्रदेश का है, ये भारत का हट है मध्य प्रदेश, जो एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट किसे बोला जाता है, लैंडलॉक स्टेट उसे बोला जाता है प्यारे बच्चों जिस स्टेट में पानी से नहीं गिरा हो, मतलब समुद्री सीमा नहीं लगती हो। तो इसके पास कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती। इसके साथ राज्यों के बॉर्डर साझा होते हैं, राजस्थान, गांधीनगर, गुजरात की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और इधर से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य इसके सीमा पर साझा करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ साझा करते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन। राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री मामाजी है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। लोकसभा सीटें की हम बात करते हैं तो साथियों लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीट 11, और अब बात करते हैं विधानसभा सीटें 230, ठीक है। आनंदीबेन पटेल कहाँ की भी राज्यपाल है, तो यूपी की भी राज्यपाल है, और इन यहाँ पर भी राज्यपाल जो कार्यभार यहाँ पे संभाल रखा है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की तो पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार सतपुड़ा, संजय माधव कान्हा, जीवाश्म बांधवगढ़, कुनो नेशनल पार्क, ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क है जो कि आपको ध्यान रखना है। एमपी में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और 2nd नंबर पे कौन आ गया, असम आ गया। ये सारी चीज़ें आपको देख लिया होगा, ये सारी चीज़ें आपको देख ली होगी। ये देखो आप, ये है एनीमिया जो पोषण अभियान है, इसके तर्ज पर ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा साथियों, विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की, विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की बात करते हैं तो उसके वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य बना है। तो विश्व में अब बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना को ख़त्म करने वाली बात करेंगे तो कोरोना को ख़त्म करने वाला कौन सा था, कोरोना मुक्त बनने वाला था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसिंका अर्डर्न। कौन है, न्यूजीलैंड के पीएम की हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की पीएम कौन है, जैसिंका अर्डर्न। और जैसिंका अर्डर्न जो है कि भारत के नहीं वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वर्ल्ड के टॉप 50 नेताओं की सूची में, नेताओं की सूची में 1st नंबर पे आई थी साथियों। कब आई थी, 1st नंबर पर आई थी, 1st नंबर पे जैसिंका अर्डर्न। और न्यूजीलैंड के पीएम ने इसको क्या किया था, वहाँ की जो इसका राष्ट्र है न्यूजीलैंड को क्या किया था, कोरोना मुक्त बना दिया था। हमने ये न्यूज़ में पढ़ा था। इसके बाद में हम बात करते हैं तो अभी हाल में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड, कौन सा शहर, ऑकलैंड। न्यूजीलैंड का कौन सा शहर प्यारे बच्चों, ऑकलैंड। और इस ऑकलैंड में अभी हाल में रहने योग्य क्या बताया है, देश विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बताया है ऑकलैंड को। दूसरे में कौन आया है, तो दूसरे में आया है ओसाका जापान। कौन आया है, ओसाका जापान दूसरे नंबर पर ये आया है। लास्ट की हम बात करते हैं 140 नंबर पर, ये 140 नंबर पर आया था दमिश्क। जो दमिश्क की बात करते हैं कहाँ का, सीरिया का। सीरिया के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति बने थे बशर अल असद, मैंने आपको बताया हुआ है बशर अल असद जो कि यहाँ के राष्ट्रपति बने सीरिया के, जिनके बाप दादाओं का राज चलता था, ये 4 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जैसिंका अर्डर्न जो न्यूजीलैंड की पीएम है
वर्ल्ड टॉप 50 नेताओं की सूची में फर्स्ट नंबर पे थी। और इंडिया के टॉप 10 में कौन थे? आधार पूनावाला थे। आधार पूनावाला का नाम सुना है? आधार पूनावाला। एक सेकेंड, ज़्यादा गड़बड़ हो गई है ना, हो गई ना प्यारे बच्चों। आधार पूनावाला की हम बात करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला है ना। इन्होंने अभी हाल ही में NBPSC जो मैंने बताया था, नॉन बैंकिंग पर्सनली जो बताया था, इनको खरीद लिया है, जिसका टर्नओवर 3,461 करोड़ रुपए था। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की PM ने 50 नेताओं की सूची में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर फर्स्ट जो रहने की योग्य यहाँ बन गया है, शहर बन गया है। देश दुनिया के लोगों ने सोचा न्यूजीलैंड में कोरोना खत्म हो गया, चलते रहने लग जाते हैं न्यूजीलैंड में। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। हम बात करते हैं ओसाका जो सेकंड नंबर में जापान का शहर है। और 140 लास्ट नंबर में जो बिल्कुल क्रस्ट मतलब बॉटम पे है वो दमिश्क शहर है, जो बिल्कुल रहने लायक नहीं है। ये दुनिया की सूची की बात करते हैं। ये जो लिस्ट निकाली गई है, ये लिस्ट किसके द्वारा निकाली गई है प्यारे बच्चों? तो ये ग्लोबल लिएबिलिटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये निकाली गई है। और ये इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ की है? ये लंदन की है। कहाँ की है? लंदन की। इन्होंने ये लिस्ट निकाली है जिसमें ग्लोबल लिएबिलिटी मतलब रहने योग्य स्थानों की सूची निकाली है। और हम बात करते हैं इसी की तर्ज पर, तो अपने भारत में रहने योग्य बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग आपने नाम सुना होगा, कहाँ गया? आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, ईज ऑफ डूइंग में आप बता दो मुझे। ईज ऑफ डूइंग की हम बात करते हैं तो 10 लाख से अधिक आबादी में रहने वाला शहर कौन सा है? और 10 लाख से कम आबादी में रहने वाले, 10 लाख से कम आबादी में रहने योग्य स्थान कौन सा है? कम आबादी में रहने योग्य स्थान कौन सा था? रहने योग्य शहर की हम बात करते हैं तो कौन सा है बताइए आप, कौन सा शहर है? 10 लाख से अधिक आबादी में रहने योग्य शहर और 10 लाख से कम आबादी में रहने योग्य शहर कौन सा है? तो इन दोनों का कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। 10 लाख से अधिक में तो ईज ऑफ डूइंग में बेंगलुरु आया था, बेंगलुरु आया है। और इसमें कौन आया है? तो इसमें आया साथियों शिमला। कहाँ की राजधानी है? शिमला। ठीक है, तो शिमला की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग में 10 लाख से अधिक में बेंगलोर, 10 लाख से कम आबादी में शिमला रहने योग्य शहर की सूची में शामिल आ गया है। और मैंने आपको बता दिया सीरिया टॉप बॉटम पर है और टॉप पर न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। ये देखिए, आप मेरे साथ चलिए घूमने चलते हैं। ऑकलैंड में कौन कौन जाना चाहता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो। तो पैंडेमिक प्रोफाइल्स ऑकलैंड टू टॉप वर्ल्ड्स मोस्ट रिलायबल सिटीज रैंकिंग में ऑकलैंड आया है। ये देखो कितनी प्यारी सिटी है। कौन कौन जाना चाहता है मेरे साथ घूमने? बताइए कमेंट बॉक्स में। ये ऑकलैंड की बात करते हैं। दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में 2021 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 महामारी ने रहने योग्य शहरों की रैंकिंग में बहुत बड़ा बदलाव किया है। और इसमें जो महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण ऑकलैंड 2021 में सबसे अधिक रहने योग्य शहर बन गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ओसाका, टोक्यो जापान का है, ये दूसरे नंबर पर आया है। दूसरे स्थान में जापान का ओसाका और टोक्यो है। और तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड तीसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन जो चौथे स्थान पर है। ठीक है, और इन सभी देशों में महामारी के लिए ये प्रक्रिया हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये लिस्ट ध्यान रखनी है आपको। ये देख लो आप, इसमें ये लिस्ट दी हुई है, ये आपको दी हुई है लिस्ट में कि कौन सा शहर है जो कि अपनी सूची के अनुसार इसमें रैंक प्राप्त की। ये देखो ओसाका दूसरे नंबर पे है, जापान टोक्यो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ऑकलैंड की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम आगे चलते हैं वो बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी रैंकिंग इसमें दी हुई है। जूनी, स्विट्जरलैंड, जेनेवा 8 नंबर पे है, सारी रैंक पर दी हुई है। ठीक है ना, ये सारी रैंक आपको पता लग गई वर्ल्ड की। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार धमाकेदार शेयर कर दो, फिर धमाकेदार अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार धमाकेदार इस क्वेश्चन को शेयर कर दो और बता दो मुझे कि इसका क्या आंसर रहने वाला है और क्या आंसर इसका रहने वाला है। आगे बात करें, देखो आप, स्टेट ओन्ड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए किस प्रशासन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये एक तरह से तथ्यात्मक जानकारी है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है। और इस तथ्यात्मक क्वेश्चन को बात करते हैं तो स्टेट ओन्ड
कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं। कन्वर्जेंस सर्विसेज लिमिटेड ने अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल, क्योंकि जहाँ पर संख्या कम होगी वहाँ पे तो कार्बन न्यूट्रल होगा, जहाँ पर संख्या कम होगी वहाँ पे तो कार्बन न्यूट्रल होगा। तो ये केंद्र शासित प्रदेश का नाम है प्यारे बच्चों। तो कार्बन न्यूट्रल हो गया, मतलब वहाँ पर कार्बन की मात्रा इतनी नहीं है, प्रदूषण इतना नहीं है। वो राज्य है साथियों, केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। और लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, एक तो है लेह और एक है करगिल। लेह और करगिल यहाँ के जिले हैं और यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल ये पाया गया है। और इसके साथ में स्टेट ओन कन्वर्जेंस एनर्जी लिमिटेड के साथ इसने क्या कर लिया? समझौता कर लिया है। और किसके लिए समझौता किया है? कार्बन को न्यूट्रल बनाने के लिए इसने समझौता कर लिया लद्दाख ने। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है एक कार्बन न्यूट्रल बनने लायक हो जाएगा, है ना। लद्दाख की हम बात करते हैं तो उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर यहाँ के उपराज्यपाल है। और लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? 1 है। ये आपको दोनों तथ्यात्मक जानकारी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आया? समझ आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो कि सर समझ में आया। CESL टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन लद्दाख, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कार्बन मोबिलिटी बनाएगा, मतलब तो एक तरह से क्या बनेगा? ये कार्बन न्यूट्रल बनेगा। ये स्टैंड ओन कन्वर्जेंस एनर्जी लिमिटेड CESL की हम बात करें, इसके साथ लद्दाख के कमिश्नर ने, जो कि वहाँ के उपराज्यपाल ने क्या किया है? समझौता किया है। इस परियोजना क्या है इस बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, परियोजना की कैसे महत्वपूर्ण है। तो लद्दाख के लिए जो ये ऊर्जा पहुँचेगी लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए, जो जीवाश्म ईंधन खत्म करेगी, इसके साथ इसकी सौर ऊर्जा उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ जैसे सौर ऊर्जा के लिए यहाँ पर कंपनी, जो भी कंपनी आएगी कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? व्यापार और नौकरियों की गति बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह से इनको बनाया जाएगा, जो कि माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशन की तरह ये प्रोजेक्ट काम करेगा। और सोलर प्रोजेक्ट का माध्यम से यहाँ पर काम किया जाएगा। लेह लद्दाख कहाँ है? तो ये रहा लद्दाख, ये रहा साथियों लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता है 2 के जो बात करते हैं साथियों केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन जीने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा और ध्यान से सुनते हुए कुछ देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहेगा। अगर आपका जुड़ा रहना मेरे साथ है, संभव है तो एक बार लाइक और थम्स अप कर दो कि सर हम प्यार से सुनने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है, ट्यूशन एक ऐसे देवता और भगवान के बारे में है जिसके बारे में बताने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य को प्राप्त होने के साथ साथ मैं बताऊंगा आज आपको भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, जिनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि निकल चुकी है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि निकल चुकी है, उनके बारे में बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलते आज करते हैं इसकी शुरुआत। तो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है क्या और इनका जीवन में क्या रोल था। देखो साथियों, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के बारे में मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको कि ज़िंदगी में ज़िंदगी बड़ी नहीं हो, ज़िंदगी आपकी बड़ी नहीं होना चाहिए, बस ज़िंदगी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके संघर्ष को दुनिया याद रखे, आपकी मेहनत और संघर्ष को दुनिया याद रखे। एक आदमी जो 25 साल की उम्र में भगवान का दर्जा प्राप्त कर चल के चला गया। बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा। आपकी ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, आपका संघर्ष इतना बहुत मजबूत होना चाहिए कि कुछ ही दिनों की आपकी ज़िंदगी हो, लेकिन उस ज़िंदगी को ज़िंदगी भर याद कर लिया जाए दुनिया वालों के कारण। मतलब दुनिया वाले ज़िंदगी भर आपको याद करें, काम ऐसा करो, नाम ऐसा करो कि अपने आप को भगवान का दर्जा मिल जाए, जैसे कि बिरसा मुंडा जी को मिला है। इनकी 25 साल की उम्र में इनके संघर्ष के कारण इनको इनके क्षेत्र में, इनके समाज के कार्य के लिए इनको दिया गया भगवान का दर्जा। और हम मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, जो आपने मनाई होगी। और अभी हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि निकली गई है। और बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि का मतलब होता है कि इस दिन इनका स्वर्गवास हो गया था। बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और इनके बारे में डिटेल से कि बिरसा मुंडा जी की जयंती क्यों मनाई जाती है, क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के क्या क्या कार्य थे और इन्होंने कैसे अंग्रेजों के साथ क्या किया, युद्ध किया था और अपने आप को साबित किया था। देखो क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन देखो एक सेकेंड। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो साथियों इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 9 जून को। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चला गया है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कब मनाई जाती है,
9 जून को। 9 जून को क्या मनाई जाती है, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब ये पुण्यतिथि जो मनाई जाती है, पुण्यतिथि का मतलब होता है इनका स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास कब हो गया था, तो इनका स्वर्गवास होता प्यारे बच्चों 9 जून 1900 को। कब हुआ था, 9 जून 1900 को हो गया था। ये तो इनका पुण्यतिथि की बात होगी। अब चलते हैं, हम बात करते हैं साथियों भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करेंगे। आगे चलो आना, बात करते हैं भी। तो आप बात करते हैं, देखो आपकी ज़िंदगी जो हो एक तरह से सिग्निफिकेंस कार्य के लिए आपको जाना जाए। हम बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाने से पहले मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। और पढ़ने के बाद मैंने पॉइंट मोटिवेशन के बारे में चर्चा की कि हम सोचते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ऐसे शख्स थे जिनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो आपको एक तरह से मोटिवेशन प्राप्त होगा। और मोटिवेशन प्राप्त होने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को सेट करके जो भी बात करें, आपकी जितनी भी जिंदगी हो एक तरह से सफल व्यक्ति की जिंदगी होनी चाहिए, मक्कार और निकम्मे की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको मोटिवेशन के साथ इसमें आगे बढ़ते हुए जाना है। और अब चलते हैं आज भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बताने। तो साथियों देखो, भगवान बिरसा मुंडा जी एक क्या थे, स्वतंत्रता क्रांति थे। और ये एकमात्र ऐसे क्रांति थे प्यारे बच्चों, तो बिरसा मुंडा तब पुण्यतिथि, इनका नाम सुनकर अंग्रेजों की क्या है, रूह कांप जाती थी। किनकी कांप जाती थी, अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। अब बात करते हैं इनका जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। अब 15 नवंबर 1875 इनका जन्म हुआ था और मात्र 25 साल की उम्र में, मात्र 25 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। ये स्वर्गवास किसके कारण हुआ था, अंग्रेजों के कारण हुआ था। किनके कारण हुआ था, अंग्रेजों के कारण हुआ था। इसी के लिए क्या करते हैं कि 15 नवंबर को जो आपको मैंने डेट बताई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लिया कि भारत का एक राज्य है बिहार। कहाँ है, एक राज्य है बिहार। और बिहार का जो भाग है, उस बिहार के भाग में पहले क्या होता था, इसी की तर्ज पर जो झारखंड है, झारखंड और बिहार एक समय में एक हुआ करते थे। हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की एक समय में एक हुआ करते थे। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ, तो ये भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात कर रहे हैं। जो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड के एक मुंडा समुदाय में इनका जन्म हुआ था। उस टाइम में झारखंड बिहार के साथ था। तो हम बात करते हैं, और इसी की तर्ज पर वहाँ का जो झारखंड राज्य है, वो झारखंड राज्य इनको इतनी मान्यता और सर्वश्रेष्ठ मानता है कि 15 नवंबर को झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब, 15 नवंबर को ये झारखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये राज्य स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी को। अगर इनकी काबिलियत और इनकी जो महत्वाकांक्षी, जो इनकी प्रोग्रेस की हम बात करते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो भारत की जो संसद है, भारत की हम संसद की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो भारत की संसद में एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो कि बिरसा मुंडा जी है, इनकी वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। कहाँ पर, भारत की संसद में इनकी तस्वीर लगी हुई है। एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जो कि भारत के संसद में इनकी तस्वीर रखी गई है। इन्हीं के नाम पर झारखंड राज्य ने जो रांची का एयरपोर्ट है, झारखंड राज्य जो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची जो एयरपोर्ट है, इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, इन्हीं के तर्ज पर नाम रखा हुआ है रांची एयरपोर्ट का, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। क्या रखा हुआ है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट इनका नाम रखा हुआ है। इनके नाम पर ही ये नाम रखा हुआ है, किसने, झारखंड ने। क्यों, क्योंकि झारखंड में इनका जन्म हुआ था और झारखंड ने इसी के चलते हुए साथियों इनकी भूमि में, उसी क्षेत्र में मुंडा समुदाय के लोगों के दो, यहाँ पर भगवान बिरसा का जो जन्म हुआ था 1875 में, इसी को देखते हुए इनकी ज़िंदगी तो 25 साल की नहीं, लेकिन इनके नाम की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो झारखंड के राज्य एयरपोर्ट को देखने को मिलती है। आप अगर संसद में जाएंगे तो बिरसा मुंडा की संसद में फोटो लगी होगी, और ये एकलौते एक तरह के स्वतंत्रता सेनानी है। बात कर ली हमने, तो इनकी पुण्यतिथि 9 जून 1900 को मनाई गई है और जन्म
इनकी पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है। 1900 में इनका निधन हो गया था और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 जून को 1875 को 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो क्या ये आपको जानने की कोशिश करते थे। भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं तो ये एक तरह से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि एक तरह से अंग्रेजी की रूह कांप जाती थी। क्या कांप जाती थी? रूह कांप जाती थी। अब अंग्रेजों जो कि भारत में शासन करने आए थे और अंग्रेज जो भारत में शासन करने आए थे तो आपको ये पता होगा साथियों, जब मुगलों का राज करता था, मुगलों का राज रहा करता था तो मुगलों ने क्या किया हुआ था, जो बड़े बड़े राजघराने थे, बड़े बड़े लोग थे, इनको तो अपने कब्जे में कर रखा था। और वो एक तरह से क्या होता है, जब अंग्रेज भारत में आए तो वो राजना जो मुगलों के अधीन लोग बने हुए थे, जो राजघराने बने हुए थे, वो एक तरह से मुगलों के तो क्या हो गए, अधीन के थे, तो वो अंग्रेजों के भी गुलाम हो गए थे। लेकिन हम बात करते हैं आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों लोगों की हम बात करते हैं तो उन्होंने किसी भी प्रकार की किसी की भी गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं की। वो अपने हिसाब से जंगलों में भी राज करते थे, राज किया करते थे, अपने हिसाब से किसी की गुलामी पसंद नहीं करते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? आदिवासियों की। लेकिन उस टाइम के जो बड़े रईस राजघराने हुआ करते थे वो अंग्रेजों के साथ साथ उन्होंने मुगलों के साथ भी क्या कर रखे थे, अच्छे संबंध बना रखे थे। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन आदिवासियों ने क्या किया था, इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो इस तरह तो अंग्रेजी क्या करना चाहते थे, इस तरह से भारत पर कब्जा करना चाहते थे। भारत में कब्जा के साथ उन्हें आदिवासियों के साथ क्या किया कि भारत में उन्होंने एक एक्ट जारी किया जिसका नाम था फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट एक्ट के तहत वो क्या चाहते थे, जंगलों को काटकर वहाँ पे जो जमीन है उसको खेती लायक बना दिया जाए। फॉरेस्ट एक्ट के चलते हुए अंग्रेज क्या करते थे, जमीन को क्या करते थे, काटकर, जो फॉरेस्ट को काटकर, जंगलों को काटकर एक तरह से खेती करना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाए। क्योंकि अंग्रेजों को उस टाइम ये पता नहीं था कि भारत में एक तरह से सोने की चिड़िया है और यहाँ पर माइनिंग स्टोन भी पाया जाता है। माइनिंग स्टोन मतलब खदानें भी पाई जाती है। अगर उनको ये पता होता उस टाइम पे तो वो जंगलों को काटने नहीं जाते, फिर वो क्या करते, खदानों को क्या करते, खोदने लग जाते और उसी में अपना जीवन बिताते। और ये सारी तरह से वो क्या करते, भारत पे कब्जा करते और भारत में राज करते। लेकिन वो अगर इस पता लग जाता उनको माइनिंग खदानों का, तो वो क्या करते, खदानों को देखकर भारत को छोड़ते नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फोरेंसिक एक्ट के तहत उन्होंने क्या कर दिया, जो झारखंड के जंगल थे उन जंगलों में जाकर जिनमें आदिवासी लोग रहते थे वो अपना आजीवन निभाते थे, आजीवन चलाते थे, वहाँ पर उनको क्या करने लग गए, जंगलों को काटने लग गए। और जंगलों को काटने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी टीम के साथ, अपने सैनिकों के साथ अंग्रेज सैनिक क्या करने लगे, जगह जगह से वो बनाते ना, वो क्या सैनिक छावनियाँ वो बनाने लग गए और सैनिक छावनियों के तहत जंगल काटने लग गए। अब जो आदिवासी लोग थे वो आदिवासी लोगों में ये पनपा कि आदिवासी लोगों ने इसका विरोध चालू किया और विरोध करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पे जब ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, फोरेंसिक एक्ट के तहत जंगल काट रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, उन जंगलों को काटने के कारण वहाँ पर जो आदिवासियों का एक नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था, आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो लोगों में क्या हुआ था कि नेतृत्व ढंग से नहीं हो पाया और ढंग से नहीं हो पाने के कारण जो अंग्रेज थे उन्होंने आदिवासियों को दबाया, मारा, ये सारी चीज़ें की। लेकिन उसी के बाद में जो बिरसा मुंडा जी थे जिनका जन्म 1875 को हुआ था, लगभग ये 20 साल के थे। कितने साल के थे प्यारे बच्चों? तो ये 20 साल के थे। मैं बताता हूँ आपको, बिरसा मुंडा जी कितने साल के थे? 20 साल के थे। और 20 साल कब हुए होंगे इनको? 1875 में 20 साल जोड़ लो आप, तो लगभग 1895 की ये बात है। 1895 में बिरसा मुंडा जी सामने आए और बिरसा मुंडा जी ने बोला कि मैं नेतृत्व करूंगा। क्या करूंगा? मैं नेतृत्व करूंगा। एक तरह से शेर की तरह है और शेर की तरह धाड़ मार ली, तीर कमान ले लिया और तीर कमान के साथ अपनी सेना, अपनी फौज खड़ी कर ली। किसने? बिरसा मुंडा ने। और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नेतृत्व स्टार्ट करना कर दिया, नेतृत्व शुरू कर दिया। किनका? इनके समाज मुंडा समुदाय का, आदिवासियों का। और नेतृत्व किसके खिलाफ? तो ये कर दिया, किसके खिलाफ स्टार्ट कर दिया? तो अंग्रेजों के खिलाफ ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं इन्हीं के बारे में। तो उस टाइम क्या हुआ साथियों, अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने स्वतंत्रता एक तरह से संग्राम स्टार्ट किया, उस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के द्वारा जो तोपखाने, इन सभी चीज़ों को जलाई जा रही थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो छावनियाँ बनाई गई थी, उन छावनियों को इन्होंने अपने लोगों के द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब ये जिस भी छावनी को देखते अंग्रेज सैनिकों की तोड़ देते, जिस भी छावनी को देखते फिर तोड़ देते। इस तरह से इनको आगे बढ़ते हुए इनका कार्यक्रम चलता गया। और
हम बात करते हैं 1895 से 1897 तक ये कार्यक्रम इनका चलता रहा। और 1897 में इन्होंने लगभग सभी अंग्रेजी सैनिकों की जो छावनियाँ बनी थी जंगल में, उनको तोड़ दिया, अंग्रेजों को वहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया। इस तरह से इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को इकट्ठा कर तोप बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया। तीर कमान के साथ यह मुकाबला करते गए। इसी के बाद 20 साल की उम्र हुई थी तो इन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ दी थी, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चलती गई। जब ये मात्र 20 साल के थे, 1895 में इन्होंने नेतृत्व की बात बोली दी थी। उसके बाद पुलिस ने जो वहाँ की जो इनके हमलों के कारण क्या थी, पुलिस चौकियों से पीछे हटने लग गए और इनके साथियों के साथ ये आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ने के साथ साथ इनका एक जो नारा था वो नारा सामने आया, उसका नाम था उन-बुलान। क्या बोला गया था? नारा का नाम है साथियों उन-बुलान। आपको ये ध्यान रखना है। अब इस उन-बुलान का मतलब होता है आदिवासियों आगे आओ मैं आपके साथ हूँ, आदिवासियों आगे आओ मैं आपके साथ हूँ। एक तरफ से नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, जैसे हम लगाते जय हिंद, तो ऐसे करके इनका ये नारा था। जैसे हम बात करते हैं इकट्ठा करने के लिए भारत में जय हिंद, वंदे मातरम, इनका नारा बोलते हैं। इसी प्रकार इनका नारा था आदिवासियों का, इनके द्वारा दिया गया नारा था उन-बुलान। क्या नाम था? उन-बुलान, ये नारा था। इस उन-बुलान के तहत ये क्या करते थे, नेतृत्व करते थे। जब इनके समाज के लोग इनके पीछे होते थे तो ये उन-बुलान नारे के साथ आगे बढ़ते हुए जाते थे, जिसका मतलब था आदिवासियों मेरे पीछे आओ मैं आपका नेतृत्व कर रहा है। अभी भी झारखंड में इनमें जब भी कोई भी मान लो आदिवासियों में क्या होता है कि अभी हाल ही में ये होता है ना, किसी प्रकार का आंदोलन या कुछ भी होता है तो उसमें उन-बुलान नारे का बहुत प्रचलन होता है, उन-बुलान नारा बोला जाता है। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है जिसके हम क्या कर रहे हैं, बात करते हैं। आगे हम बात करें तो 1895 से 1897 में अंग्रेजों की जो कब्जे किए गए थे उन क्षेत्रों को सबको छुड़ा लिया। और 1897 में क्या किया, पुलिस सेना ने अपने जो साथी थे उन साथियों के साथ में इनका जो आदिवासी क्षेत्र बना हुआ था, पहाड़ों के क्षेत्र में ये बसे हुए थे, तो वहाँ पर चढ़ाई शुरू कर दी। किसके साथ? तोपखानों के साथ अंग्रेजी सैनिकों ने क्या कर दिया, चढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो साथियों क्या हुआ, जो इनके साथी थे वो तो भाग छूटे। क्या? क्योंकि वो तोपखानों को इनको देखकर डर गए बेचारे, क्योंकि इनके पास तो तीर कमान था। और तीर कमान के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो ये तो क्या है अपने समाज के लोगों को लेकर आ रहे थे, लेकिन वो तोपखानों का गोलियों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकते थे। इसको देखते हुए समाज के लोगों को बोला गया, जो समाज के लोग क्या वो छोड़ भागे मैदान को। लेकिन जो बिरसा मुंडा जी की बोला जाता है कि 1897 में जो कि अंग्रेजों सैनिकों के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहते छापामार युद्ध नीति की कहते बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते थे। किसकी? छापामार युद्ध नीति की ये जानकारी रखते थे। कौन? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जिनके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक चाल खेली। अंग्रेजों की चाल होती है, एक रणनीति होती है। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए, किनको? बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये का, उस टाइम 500 रुपये का, कितने रुपए का देखो आप, 500 रुपये का इन्होंने क्या रख दिया, इनाम रख दिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 500 रुपये का इनाम रखा था बिरसा मुंडा जी को पकड़ने के लिए। और ये 500 रुपये का जो इनाम था प्यारे बच्चों, इस टाइम के अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपये उस टाइम के और आज के टाइम के 50 लाख रुपए बराबर था। आज के 50 लाख के बराबर उस टाइम के 500 रुपये थे। किसने दिए लालच? अंग्रेजों ने दिया। किसको दिया? उन सबको दिया जो अंग्रेजों ने उन सबको लालच दे दिया कि भैया जो भी बिरसा मुंडा जी को पकड़ के लाएगा उसे 500 रुपये दे दिए जाएंगे, जो कि एक तरह से वैल्यू 50 लाख के बराबर थी। इस टाइम के रुपये की हम बात करते हैं और उस टाइम के 500 की हम बात करते हैं। तो साथियों क्या हुआ कि जो बिरसा मुंडा जी घूम रहे थे, एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत दबंग सेनानी थे, जिनकी अंग्रेजों की रूह कांप रही थी। इनकी वजह से इन्होंने जमींदारी को, इनको सब कुछ छुड़वा दिया। अंग्रेजों की सैनिक छावनियां इन्होंने अस्त व्यस्त कर दी, तोड़ दी। इन सब के चलते हुए इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों कि फिर ये जो थे इस 500 के लालच में, भैया अब देखो आपको पता है रिश्तेदार जो होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे बाहर से देखते हैं ना वैसा होते नहीं है। अब रिश्तेदारों की हम बात करते हैं तो रिश्तेदार बहुत ही पैसा, इनके रिश्तेदारों ने क्या कर दिया, लालच में आकर इनको गिरफ्तार करवा दिया। अब देखो ऐसी रिश्तेदारी भी कोई होती है क्या, मतलब अपने भाई को बढ़ावा तो नहीं दिया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको इनको गिरफ्तार करा दिया। और उस टाइम 500 के लालच के चक्कर में इनका परिचित कोई रिश्तेदार था, इन्होंने अंग्रेजों के
अंग्रेजों को इनको दे दिया और अंग्रेजों को ये का ठिकाना बता दिया कि बिरसा के छुपे होने की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने इनको क्या कर लिया, जो क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये रिश्तेदार बड़े बहुत कमीने आदमी होते हैं, मतलब एक तरह से बोला जाता है तो बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि आपको लालच के चक्कर में आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने 500 रुपये के जो बिरसा मुंडा जी है इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार करवा दिया पुलिस से। और बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार करा दिया गया तो बिरसा मुंडा जी को जेल में ले जाया गया, रांची की जेल में। कहाँ पर ले जाया गया, रांची की जेल में ले जाया गया, झारखंड में। और इनको धीरे धीरे जो सजाएं यातनाएं देने लगी है। और इसी के बाद में बिरसा मुंडा जी को स्नोप जहर देकर, जो जहर देकर इनको क्या मार दिया, धीमा जहर देकर, स्लो जहर देकर इनको क्या मार दिया, मार दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को जहर दिया था और जहर देने के कारण इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हो गई थी। इनको मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी जहर खाने के कारण। जो जहर दिया था इनको, इसके कारण बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को जो बात कर रहे हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थी बात प्यारे बच्चों बिरसा मुंडा जी की, जो हम पढ़ रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा जी की, जो एक तरह से इनको क्या बोला जाता है, धरती बाबा बोला जाता है। बिरसा मुंडा जी को क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है प्यारे बच्चों धरती बाबा। ये धरती बाबा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने जो आदिवासियों के क्या संभाला था, तीर कमान का जो इन्हें लीडरशिप की थी, तीर कमान के साथ एक तरह से बहुत तगड़ा स्वतंत्र सेनानी वाला नेतृत्व किया था। उस नेतृत्व के कारण इनको धरती बाबा के नाम से जाना गया। और मात्र 25 साल की उम्र में ये भगवान का दर्जा लेकर चले गए। आदिवासियों के बीच में आपने सुना होगा जय जोहार, क्या नाम सुना होगा, जय जोहार। और आपने सुना भी होगा जय जोहार बोलेंगे, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो ये बात है। और बिरसा मुंडा जी एक तरह से धरती बाबा कहलाते थे, अर्थ ऑफ फादर कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें इनको इस तरह से दिया गया है। इनका जो बात करते हैं हम, फॉर्मूले की हम बात करते हैं, जो इनके द्वारा जो बोला गया था, इनका क्या था, उन बुलान नारा था। क्या था साथियों, धरती बाबा का उन बुलान नारा था। और ये उन बुलान अभी हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों की बात करते हैं, इन पर यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए जब भी स्टार्टिंग होती है तो इसी में ये सारी चीज़ें बोली जाती है, उन बुलान। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। इसी के चक्कर पर बात की थी आपने जिनकी, भगवान बिरसा मुंडा की। ये एक तरह से इनका गन ऑफ इनकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसने हम भगवान बिरसा मुंडा की बातें करते हैं। ये पहले बार इंडिया में, इंडिया का जो पैसा होता था इसमें भी इनका फोटो आया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रांची जेल में इनको 3 मार्च 1900 को डाला गया था और इनकी मृत्यु हुई थी एक तरह से जहर देने के कारण। और इनको बोला जाता था, जो बोला जाता था, क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों, धरती बाबा इनको बोला जाता था। इनकी हम बात करते हैं तो ये देखो इनकी हिस्ट्री 15/11/1875 से 9/6/1900 तक इनकी हिस्ट्री रही है। और इसी में इन्होंने क्या कर लिया है, भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की हम बात करते हैं तो साथियों इनके जो झंडा था वो व्हाइट कलर का था। ये व्हाइट कलर का मतलब सफेद इनका झंडा था, सफेद झंडा इनका था। और इस सफेद झंडा के साथ ही ये अपने युद्ध को क्या करते थे, एक तरह से प्रतीक बनाए रखते थे। युद्ध प्रतीक जो बात करते हैं सिंबल की, इनका सिर्फ सफेद झंडा इनका प्रतीक था। तो अंग्रेजों से इन्होंने कैसे तीर कमान से इनके साथ ये सारी चीज़ें की है। और छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम जो बात करते हैं 1908 में आया। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में ऐतिहासिक जो बात बनी हुई है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास कोट व रांची में बना हुआ है। एक तो जो ये कारावास है जिसको जेल बोला जाता है, ये कारावास कहाँ है, कारावास है प्यारे बच्चों कहाँ पर, रांची में। इनके ही नाम पर, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर क्या है, एक भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में ये देखो आप, इनका एयरपोर्ट है रांची में, रांची में इनका एयरपोर्ट है। ठीक है, ये सारी जो बात करते हैं, ऐसा ऐतिहासिक जो बात कर रहे हैं अपन, ये ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने बात की। और आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं साथियों। तो आप ये सेशन को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और देखते जाइए श्री जी क्लासेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।